यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये विषय है नोटरी पब्लिक से रिलेटेड। हम सभी हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं, मुझे लगता है कि सभी लोग कहीं न कहीं नोटरी से वास्ता रखते हैं या उनके साथ कभी न कभी हमारा संबंध बनता है कि नोटरी, कभी बैंक वाले कहते हैं कि एक एफिडेविट लगा दो, कभी सरकारी डिपार्टमेंट कहता है एफिडेविट लगा दो, कभी हम कोर्ट में एफिडेविट लगाते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि कोई भी परिवार हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है जो नोटरी से वास्ता नहीं रखता। इसलिए नोटरी पर ये कुछ डिसीजन ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का आया है, उस डिसीजन को हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। ऑनरेबल जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने ये डिसीजन दिया है क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन नंबर 2669 ऑफ 2020। विषय गंभीर है, दो पक्ष हैं। एक तो पक्ष ये है कि हम नोटरी करवाने जाते हैं तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरा ये है कि जो नोटरी हमारे मैटर को नोटरीफाई कर रहा है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इसका महत्व क्या है, क्यों हम नोटरी करवाते हैं। एक्चुअली कोई भी मैटर, कोई भी चीज़ हम जब किसी भी डिपार्टमेंट में जमा करते हैं, किसी ऑफिस में लगाते हैं या कोर्ट में जमा करते हैं, तो कोर्ट का टाइम बचे और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह ना देखे, तो इसके लिए सरकार नोटरी अपॉइंट करती है और नोटरी जो अपॉइंट किए जाते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने आप में देखते हैं और देखने के बाद वो वेरीफाई करते हैं, सर्टिफाई करते हैं, उस पर टिकट लगाते हैं, अपना सिग्नेचर करते हैं और वो ये डिक्लेयर करते हैं कि मैंने इसको चेक कर लिया है, जो ये इसमें कहा गया है वो सत्य है। अब जो भारत में नोटरी की समस्याएं चल रही हैं वो क्या है। एक समस्या तो ये है कि नोटरियों ने अपने जो उनका स्टैंप है और जो उनका बस्ता है वो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ऑफिसेस खोल रखे हैं। अब उन ऑफिसेस में लोग जाते हैं तो मालूम पड़ा कोई एक व्यक्ति बैठा है, वो वहां सब ठप्पा टुप्पा लगा के और करके और पैसे लेकर और आपको कागज पकड़ा देता। अब अपने को क्या मालूम है कि वो कौन से कोर्ट में किस स्थान पर बैठा है, वो असली नोटरी है कि नकली नोटरी है। वो तो जिस नोटरी का सर्टिफिकेट है, जिस नोटरी के पास अथॉरिटी है, उस नोटरी से उसने एक फ्रेंचाइजी टाइप ले रखी। तो इस विषय पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सीआरपीसी में इसको, आईपीसी में इसको फोर्जरी कहते हैं और फोर्जरी के तहत हमारे खिलाफ मुकदमा हो सकता है कि हमने ये फोर्ज डॉक्यूमेंट बनवाया अगर हमने असली नोटरी से नोटरी नहीं करवाया। तो असली नोटरी से नोटरी जब आप करवाएंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या उसकी खास बात होगी। असली नोटरी की खास बात यह होगी कि उसके पास एक रजिस्टर मेंटेन होगा, उस रजिस्टर पर वो टिकट लगाता है, उस रजिस्टर पर आपका जो एड्रेस वेरिफिकेशन है, आपकी आइडेंटिटी है वो पूरी लिखता है, आपके ओरिजिनल सिग्नेचर लगाता है, आपका फोटो लगाता है जिसने नोटरी करवाया, और इसके बाद जिस पेज पर, जिस जगह पर उसने वो लिखा है उसका नंबर वो नोटरी करते समय जिस डॉक्यूमेंट पर आपने नोटरी किया है वहां पर भी वो टिकट लगाकर कहता है कि ये नंबर मेरे पास रजिस्टर्ड है, ताकि वो कहीं भी नोटरी अगर जाए, वो डॉक्यूमेंट जाए, तो नोटरी को अगर वेरीफाई करना हो तो वो डिपार्टमेंट को पता रहता है ये नोटरी है, इसका ये इस पेज नंबर पर है, इस डेट को इसने बनाया है, ऐसे करके रहता है। तो हमें ध्यान रखना, पहली जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ध्यान रखने की ये है कि हमें नोटरी करवाते समय ये ध्यान रखना है कि हमें ओरिजिनल नोटरी से करवाना है और पूरी कंप्लाइंसेस पूरी करनी है। अदरवाइज हमने इसको अगर शॉर्टकट में इस्तेमाल करना शुरू किया तो फिर ये संभव है कि वो हमारे ही अगेंस्ट में चला जाए और भविष्य में हमारे खिलाफ फोर्जरी का केस चला जाए। लेना एक ना देना दो। हम तो गए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास, तो ऐसा ना हो कि मैं तो गया था इसको सही करने के लिए, नोटरी करवाने के लिए, लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट नकली बना लिया और नकली डॉक्यूमेंट का फोर्जरी डॉक्यूमेंट, छल मिथ्या डॉक्यूमेंट बनाया और मिथ्या डॉक्यूमेंट का मेरे खिलाफ मुकदमा लग गया। और उसके अलावा बहुत सारे और केसेस लग गए, फ्रॉड का, फोर्जरी का और जो लग सकते हैं उस डॉक्यूमेंट के बेस पर, वो सारे लग गए। आपको उस पर सजा हो सकती है, एक बात। दूसरी बात आती है कि हमारे यहाँ नोटरियों ने भी ये बिजनेस खोल रखा है और बिजनेस कुछ ऐसा खोल रखा है कि व्यक्ति सामने नहीं है, कुछ लोग लेकर गए और उन्होंने उस पर नोटिफाई कर दिया और नोटिफाई करके और अपने पैसे लेने हैं। कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ केसेस पाए गए हैं जिसमें उन्होंने नाप शनाप रात के पैसे लिए और कहा कि कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो आप पर विश्वास है और हम इसको नोटिफाई किए देते हैं। ये नोटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जब डॉक्यूमेंट को साइन करेगा तो साइन करते समय उसको क्रॉस चेक करे कि सब कुछ ठीक है, क्या उसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग है, जिस व्यक्ति के नाम से वो नोटिफाई किया जा रहा है, जो व्यक्ति वो डिक्लेरेशन कर रहा है या जो एफिडेविट दे रहा है, शपथ दे रहा है, क्या उस व्यक्ति
वो व्यक्ति आपके सामने है उसका आपने एड्रेस वेरिफिकेशन कर लिया है, क्या उसके डॉक्यूमेंट्स आपने देख लिए हैं, क्या उसकी फोटो आपने लगा ली है, ये सारी नोटरी की जिम्मेवारी बनती है। इस केस की जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, उस केस में केदार बीवी नाम का व्यक्ति है, ये नोटरी हैं, एक ट्रस्ट डीड साइन हुई, 21 ट्रस्टी उसमें हुआ करते थे, 21 ट्रस्टियों के नाम से एक एफिडेविट बना या एक डॉक्यूमेंट बना, उसको नोटरी ने कर दिया, जबकि हकीकत यह है कि उसमें से एक व्यक्ति 2 वर्ष पहले ही मर चुका था, वो जीवित नहीं था। लेकिन वो वकील साहब लाए होंगे या कोई लेकर आया और कुछ लोग इकट्ठे हुए और वो सब भीड़ लग गई होगी, उन सभी व्यक्तियों को क्रॉस वेरीफाई किए बगैर उस डीड पर नोटरी ने नोटिफाई कर दिया, और नोटिफाई करने के बाद वो डीड पकड़ा दी, वो किसी डिपार्टमेंट में लग गई जाके। उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको पकड़ लिया, तो जब उनको पता लगा कि इसमें तो एक ट्रस्टी जीवित ही नहीं था जिस तारीख को ये नोटिफाई हुआ है, तो नोटरी को नोटिस इशू हुआ, नोटिस इशू करके उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग फॉर्जरी की चलाई गई। नोटरी एक्ट के तहत, नोटरी एक्ट 1952 के तहत सेक्शन 13 में नोटरी को सेफगार्ड दिया गया है कि भाई आपने क्या अंदर लिखा इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब यह है कि आप ये डिक्लेरेशन कर रहे हैं, आप जिस आधार पर डिक्लेरेशन कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट मुझे दिखाए गए हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स की डुप्लीकेट बना रहे हैं वो डॉक्यूमेंट मुझे दिखाए गए हैं, जो व्यक्ति ऐसा करने आया है उस व्यक्ति का हमने क्रॉस वेरिफिकेशन कर लिया और व्यक्ति के सामने दस्तखत करवाने के बाद ही नोटरी ने उसको वेरीफाई किया है। अब चूंकि आपने अपने सब कुछ अपने सामने करवाया था, तो बोनाफाइडली अगर उसमें कुछ रॉन्ग हो जाता है तो सेक्शन 13 प्रोटेक्शन नोटरी को देता है कि नोटरी के खिलाफ कोई केस नहीं चल सकता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, वो इम्यून है। ये सज्जन जब इन्होंने ये जो साइन किया और इन्होंने जो नोटरी किया, इस नोटरी में व्यक्ति उपस्थित नहीं था, उसके बावजूद इन्होंने उसको नोटिफाई कर दिया, तो फिर ये सेक्शन 13 में हाईकोर्ट के पास रिलीफ मांगने गए और उन्होंने कहा नोटरी एक्ट के तहत नोटरी एग्जेम्प्टेड है, कृपया वो माफ करें। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2010 के एक जजमेंट, ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट के जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि अगर नोटरी एज पर द नोटरी एक्ट काम करता है तो ही सेक्शन 13 का प्रोटेक्शन है, अगर वो अपनी ही चाल चलता है और अपने हिसाब से चलता है, वो सरकार के जो नोटरी एक्ट है उस एक्ट के का फॉलोइंग अप नहीं करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको सेक्शन 13 का प्रोटेक्शन नहीं है। मैं फिर से कहता हूं कि नोटरी का काम सिर्फ इतना है जो कोर्ट में या डिपार्टमेंट को करना था, डिपार्टमेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखकर ही आपके डॉक्यूमेंट लगाना था और उसको अटेस्ट करना था। वो अटेस्टेशन डिपार्टमेंट में या गस्टेड ऑफिसर से या फिर आपके कोर्ट में वो टाइम वेस्ट ना करे, इसलिए आपको यहां पर हमने नोटरी जनरल, नोटरी पब्लिक का एक सर्टिफिकेट दे दिया था कि आप ऐसा कर सकते हो। और यही ओथ के मामले में, जब आप ओथ सिविल के मामले में लेने जाते हैं तो कोर्ट में ओथ लें, उससे कोर्ट के सामने पूरा डॉक्यूमेंट बनेगा, ओथ लेंगे, स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप जो ओथ कमिश्नर बैठाया है हमने, उस ओथ कमिश्नर के सामने ये सारे काम कर लीजिए, वो वेरीफाई कर देगा मेरे सामने कहा गया है, मैं गवाह हूं, मेरे सामने ये स्टेटमेंट दिया। सिविल के मामले में वो लगा दिए। क्रिमिनल के मामले में उसको भी, किसी को भी अधिकार हमने, ना तो क्रिमिनल के मामले में हम नोटरी लगाते हैं, ना ही हम क्रिमिनल के मामले में किसी प्रकार का नोटरी का एविडेंस मानते हैं, एफिडेविट को भी एविडेंस नहीं मानते हैं, और ना ही हम ओथ कमीशन लगवाते हैं। क्रिमिनल मामले में कोर्ट के सामने ही बयान दिया जाता है और कोर्ट उसको क्रॉस वेरीफाई करता है। लेकिन सिविल के मामलों में जहां पर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं होता है, उसमें हमने कोशिश की है कि किसी प्रकार से हम कोर्ट का समय या डिपार्टमेंट का समय बचा लें और वो समय बचाकर किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को दे दें। उसकी अपनी फीस 50 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये जो भी फिक्स की है, वो अपनी फीस ले सकता है और वो टिकट लगाकर और अपना इनरोलमेंट जो उसका हुआ है, जो उसको सर्टिफिकेट मिला है, वो लगाकर, स्टैंप लगाकर दे देगा। ये बहुत बड़ा गेम है। फाइनेंशियल सेक्टर में हमने देखा है कि फाइनेंशियल सेक्टर में फाइनेंस करवाते समय एफिडेविट लगाने के बजाय ये जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स रहते हैं वो अपने पास स्टैम्प रखते हैं और लगाकर दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस पकड़े गए। ये सब फोर्जरी के मामले बनते हैं और ऐसे ही मामलों में किसी न किसी प्रकार से अगर आपने कोर्ट में लगा दिया है तो बहुत बड़ा, कोर्ट को गुमराह करना, कोर्ट को गलत बताना और सरकार डिपार्टमेंट को गलत बताना, सरकार को गलत बताना, सरकार को गुमराह करना, ये बहुत सारे केसों का पिटारा खुलता है। इसलिए हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस समय हम नोटरी करवाएं उस समय हम क्रॉस वेरीफाई करें, जिस समय हम नोटरी करवाएं उस समय हम उसको सही से देखें। एंड
नोटरी की जिम्मेवारी बनती है कि वो पैसे कमाने की बजाय वो काम करे। और एक सरकार की भी मुझे लगता है यहाँ पर बड़ी कमी है कि हमारे यहाँ नोटरी पब्लिक बहुत कम रहते हैं। अब नोटरी पब्लिक अगर कम रहते हैं, जैसे मैं दिल्ली की बात करूं तो नोटरी पब्लिक कम रहते हैं और काम बहुत आता है, तो क्या वो नोटरी क्या करते हैं, वो अपनी दुकानें विभिन्न कोर्टों में खोलकर बैठ जाते हैं और वहां पर एक बंदा बिठा लेते हैं और ये कह के कि तुम कलेक्शन करो और हमसे नोटरी करवा लो। ये सारा प्रावधान गलत है। हमें नोटरी पब्लिक के और सर्टिफिकेट इशू करने चाहिए, नोटरी पब्लिक के और वैकेंसी क्रिएट करनी चाहिए, ताकि फोर्जरी का कम से कम मैटर रहे और किसी भी नोटरी के ऊपर इतना लोड ना रहे। हमारे कोर्ट में अगर ओरिजिनल नोटरी के पास आप जाओगे, वकीलों को सब मालूम होता है कि ओरिजिनल नोटरी कौन सा है। ओरिजिनल नोटरी के पास आप जाएंगे जहां नोटरी खुद बैठा हुआ है, तो मालूम पड़ा कि एक एक दो घंटे की लाइन लगती है, उसके बाद वो नोटरी करता है, क्योंकि ओरिजिनल नोटरी तो सब कुछ वेरीफाई करके ही लगाता है। फिर भी उसके ऊपर लोड इतना होता है जिसकी वजह से अगर 21 इसमें ट्रस्ट में लोग रहे होंगे, उसमें से 1 या 2 नहीं आए, बाकी भीड़ दिखाई दी, उसने फोटो देखी ये उसको जल्दी करना होता है, देखा और फटाफट कर दिया, क्योंकि उसने तो 50 रुपए 20 रुपए मिलने हैं। इसलिए वो तो एक एफिडेविट के आधार पर लगाएगा, नहीं तो वो कह दे कि साहब 21 लोग हैं, हर व्यक्ति का हमें 50 रुपए चाहिए, तो पट्टी नहीं देगी, कहेगी एफिडेविट के तो 50 रुपए में एफिडेविट बन जाता है, 100 रुपए में 200 रुपए में जो भी उसका प्राइस है। इसलिए लोड नोटरी के ऊपर कम हो तो हमें नोटरी की ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकाल, नोटरी की वैकेंसियां ज्यादा निकालने का परिणाम ये होगा कि कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उसके साथ साथ सरकार कि जो ये फर्जरी के केसेस हैं तो कोर्ट के ऊपर लोड कम होगा, डिपार्टमेंट के ऊपर लोड कम होगा, और ये जो केसेस फंस जाते हैं, ये केसेस फंसा और मैटर फंसा, हिंदुस्तान रुक जाता है उन विषयों को लेकर, वो भी एक तरह से क्योर होगा। इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट में अगर देखें तो हर एक ब्लॉक में 2-3 नोटरी बनने चाहिए, हर एक 50 वकीलों के बीच में एक नोटरी का सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, ताकि आसानी से स्मूथली काम हो सके। बेसिकली नोटरी वकील होता है तो वो अपना काम भी कर सकता है, नोटरी का काम भी कर सकता है। क्या आवश्यक है कि वो नोटरी पर ही पूरा डिपेंडेबल हो जाता है। और जब नोटरी कम होते हैं तो इस पर करप्शन भी खूब होता है, वो खूब कोशिश की जाती है कि मुझे नोटरी का सर्टिफिकेट मिल जाए, क्योंकि मैं शाम को एक 5000 4000 3000 500 400 केसेस में नोटरी कर दूंगा, सिर्फ दस्तखत तो करना है, 150 रुपए मिलने हैं और शाम को गल्ला भरकर चले जाएंगे। ये सारी चीजों का समाधान मुझे लगता है गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए कि उसको नोटरी की संख्या बढ़ानी चाहिए। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।